तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 18 तक, जिसमें हमने राइट टू इक्वालिटी का टाइटल कवर किया था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 24 तक, जिनमें दो टाइटल्स कवर होंगे, राइट टू फ्रीडम एज वेल एज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट ईवा वेब। आज का वीडियो पार्ट 2 है फंडामेंटल राइट्स का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो राइट टू फ्रीडम टाइटल जो है उनमें 4 आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 19, 20, 21 और 22, जो फ्रीडम फॉर सिटीजन्स टू लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी अमंग अदर थिंग्स, जो फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं सिटीजन्स को। तो हमारा पहला आर्टिकल आ जाएगा आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 को जब हम देखेंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए कंसिडर होता है क्योंकि ये रिफर किया जाता है एज द बैकबोन ऑफ द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 19 को जब देखेंगे तो आर्टिकल 19 के 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाएंगे। पहला ये कि आर्टिकल सिर्फ अवेलेबल है सिटीजन्स के लिए, और दूसरा ये कि ये सिर्फ एक्सरसाइज होता है स्टेट के अगेंस्ट ही। क्लॉजेज में जब हम बात करेंगे तो फर्स्ट क्लॉज जो है वो सारे ही डील करते हैं फ्रीडम और राइट से, जो हमको मिले हैं आर्टिकल 19 से। लेकिन आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से लेकर क्लॉज 6 तक सारे ही स्टेट को पार्स हैं इन सारे राइट्स को कर्टेल करने के लिए, उन्हें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए। तो पहला आ जाएगा टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इनमें 3 डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाएंगे। पहला ये टू रिसीव, दूसरा टू एक्सप्रेस और तीसरा टू कीप इट एज सीक्रेट। अब जरूरी इतना फ्रीडम है तो इनमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे। तो टोटल 8 रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि एम्बॉडी हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट बिल 1951 में जो आया था, जिसमें डेफेमेशन, पब्लिक ऑर्डर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सारे ही ऐसे जितने रिस्ट्रिक्शंस हैं लगाए गए थे। अगला पॉइंट आ जाता है टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। अब इस पे ही रिस्ट्रिक्शन लगा है 19 क्लॉज 3 से, जो स्टेट को पावर देता है थ्रू सॉवरेंटी, थ्रू इंटीग्रिटी एंड थ्रू पब्लिक ऑर्डर इसको कर्टेल करने के लिए। सी आ जाता है हमारा टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। 19 क्लॉज 4 जो है थ्रू सॉवरेंटी, थ्रू इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर एज वेल एज मोरालिटी स्टेट को पावर देता है इसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, इसे कर्टेल करने के लिए। अब आखिरी के जो हमारे 2 आ जाएंगे टू मूव फ्रीली एंड टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये दोनों को ही रिस्ट्रिक्ट करता है 19 क्लॉज 3 इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, मतलब पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए अगर ये हार्मफुल क्रिएट हो रहा है तो इसे हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। लास्ट आ जाएगा हमारा टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। अब एनी प्रोफेशन है तो मान लीजिए कोई प्रोफेशन मैं चाहती हूँ कि मैं उस प्रोफेशनल कोर्स को कैरी करूँ, तो उसके लिए मुझे सर्टेन क्वालिफिकेशन लगेगा या सर्टेन डिग्री लगेगी। इसी वजह से इसी को ही मैंडेटरी बनाने के लिए इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं स्टेट। 19 क्लॉज 6 ये पावर देता है स्टेट को। तो आर्टिकल 20 की जब हम बात करेंगे तो आर्टिकल 20 में 3 डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। क्लॉज 1 बात करता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की, क्लॉज 2 बताता है डबल जेओपार्डी के बारे में, और सेल्फ इंक्रिमिनेशन एक्सप्लेन्ड है क्लॉज 3 में। तो पहला आ जाएगा आर्टिकल 20 क्लॉज 1 जो बात करता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की। अब इसको समझने के लिए हमें 2 चीज़ समझनी होगी। पहले नेचर ऑफ लॉस, एक होता है प्रोस्पेक्टिव लॉस और दूसरा होता है रेट्रोस्पेक्टिव लॉस। प्रोस्पेक्टिव लॉस वो होते हैं कि मान लीजिए कि कोई लॉ आ गया जो किसी एक एक्ट को ऑफेंस डिक्लेयर करते, तो ये लॉ आगे के एक्ट्स को ऑफेंस मानेगा, उससे आने से पहले जितने भी एक्ट्स हुए हों उसे ऑफेंस नहीं मानेगा। अब रेट्रोस्पेक्टिव लॉस की बात करें तो मान लीजिए मैंने कोई एक्ट किया हो जिसके बाद 3-4 साल बाद ऐसा कोई लॉ आ जाए जो उसे ऑफेंस डिक्लेयर कर दे, और मुझे 3-4 साल बाद उस एक्ट के 3-4 साल होने के बाद मुझे पनिश करे, ये होते हैं रेट्रोस्पेक्टिव लॉस। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 जो है वो प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव लॉस। वो लेजिस्लेटर्स को रोकता है इन क्रिमिनल मैटर्स रेट्रोस्पेक्टिव नेचर ऑफ लॉज को बनाने से। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इसे ही कहते हैं। अब हमारा अगला आ जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 बात करता है डबल जियोपार्डी के बारे में। इसका एक फेमस लीगल मैगजीन ले लेते हैं, नेमो डेबिट बिस विक्सारी, नॉट टू बी पनिश ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। एक ही इंसान को एक ही ऑफेंस के लिए हम एक बार से ज़्यादा पनिश नहीं कर सकते। डबल जियोपार्डी इसी से प्रोटेक्शन है। अब इसका जब प्रोटेक्शन लेना चाहें हम तो इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे। पहला कि हमने कोई ऑफेंस किया हो, दूसरा हम पर प्रोसिक्यूशन चल रहा हो, और तीसरा हम पनिश्ड हों।
तभी हम प्रोटेक्शन ले सकते हैं अंडर क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 20। अब आ जाएगा क्लॉज 3 जो कि बात करता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन लॉ की। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो है वो बात करता है Nemo tenetur prodere accusari saipsum. No man should be bound to accuse himself. No person accused of any offences shall be compelled to be a witness against himself. किसी को भी अपने ही खिलाफ विटनेस बनने के लिए प्रेशराइज या कंपेल नहीं किया जा सकता। अब इसमें आ जाएंगे 3 इंग्रेडिएंट्स कि आप पे कोई ऑफेंस का चार्ज हो, दूसरा आप फोर्स्ड हो आप विटनेस बनने के लिए, और तीसरा वो विटनेस आप खुद के ही खिलाफ बन रहे हो। यही अगर ये तीनों इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होते हैं तो आपको आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंडर प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो आर्टिकल 21 की जब हम बात करते हैं तो इसका स्कोप बहुत ही वाइडर है। इसके काफ़ी सारे इंटरप्रिटेशंस हुए हैं और वक्त के साथ साथ इसका काफ़ी इवॉल्वमेंट भी हुआ है। तो आर्टिकल 21 जो है वो प्रोटेक्शन देता है सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स को। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब इसमें 3 डिफरेंट कंटेंट आ जाते हैं, पहला लाइफ, दूसरा पर्सनल लिबर्टी और तीसरा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो पहले हम देखेंगे लाइफ को। आर्टिकल 21 में लाइफ जो है वो डिफाइन हुआ है मोर देन म्योर एनिमल एग्जिस्टेंस। इसमें काफ़ी सारे राइट्स आ जाते हैं जैसे कि राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट अगेंस्ट रेप, राइट टू रेप्यूटेशन, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू शेल्टर, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, राइट टू एनवायरनमेंट एंड राइट टू हेल्थ। ऐसे काफ़ी सारे राइट्स आ जाएंगे लाइफ के अंदर। अब बात करेंगे पर्सनल लिबर्टी की। तो पर्सनल लिबर्टी का डेफिनेशन बहुत नैरोअर था, लेकिन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के बाद इसका डेफिनेशन बहुत ही वाइडर स्कोप पे चले गया। सुप्रीम कोर्ट ने हमको ये बताया कि सिर्फ कोअर्शन या फिजिकल रिस्ट्रेनमेंट से इन्फ्रिंज नहीं होता आर्टिकल 21। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कोअर्शन हो या रिस्ट्रेनमेंट हो तभी होगा। इसका बहुत ही वाइडर कंसेप्ट निकाला गया। अब मान लीजिए ऐसा कोई लॉ आता है जिसे टेस्ट देना पड़े, जिसे प्रूव करना पड़े कि वो आर्टिकल 21 का पर्सनल लिबर्टी इन्फ्रिंज नहीं करता, तो उसके लिए टेस्ट निकाला गया टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी का, दैट इज जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। अगर कोई लॉ जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल है तो वो इन्फ्रिंज नहीं करेगा पर्सनल लिबर्टी। ये बताता है पर्सनल लिबर्टी। अगला आ जाएगा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। फिर हम देखेंगे मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो कि बहुत ही इम्पैक्ट डाला था प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के डेफिनेशन में। 1978 से पहले हम फॉलो करते थे आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन, जिसमें सब सिर्फ वही एक्शंस जस्ट और फेयर और रीजनेबल नहीं थे, सिर्फ उन्हीं पे चैलेंज किया जाता था। 1978 के बाद आया आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन, जिसने पूरा डेफिनेशन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का चेंज कर दिया। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 21 जो बात करता है लाइफ, पर्सनल लिबर्टी एज वेल एज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो हम आ जाएंगे आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 22 में टोटल 7 क्लॉजेस हैं। क्लॉज 1 और 2 डील करता है प्यूनिटिव डिटेंशन से, क्लॉज 3 बात करता है एक्सेप्शंस की, और क्लॉज 4 से लेकर 7 तक बात करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन की। तो इसे समझने के लिए पहले देख लेते हैं डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब होता है अरेस्ट, कन्फाइनमेंट या रिस्ट्रेनमेंट। आप प्यूनिटिव डिटेंशन टर्म को देखें तो ऑलरेडी क्राइम किसी ने किया हुआ है, उसे पनिश करने के लिए प्यूनिटिव डिटेंशन का इस्तेमाल होता है। एक्ट होने के बाद, ऑफेंस होने के बाद प्यूनिटिव डिटेंशन यूज होता है। अब सेकंड देख लेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है क्राइम और ऑफेंस को रोकने के लिए। मान लीजिए किसी ने अज्यूम कर लिया कि किसी के पास इतना पोटेंशियल है कि वो ये क्राइम करे, उसे अरेस्ट करने के लिए ताकि वो क्राइम ना करे, इसलिए यूज होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब हो गए ये 2 टर्म्स। पहले आ जाएंगे आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में। तो ये देता है 2 राइट्स अरेस्टेड या डिटेन पर्सन को। पहला, टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, किस बेसिस में उसे अरेस्ट किया गया है वो जानने का हक, और दूसरा, राइट टू बी कंसल्टेड एंड डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर। अब मान लीजिए कि वो लीगल प्रैक्टिशनर अफोर्ड नहीं कर सक रहा कोई भी रीजन को लेकर, तो उसके पास इतना तक हक है कि वो स्टेट से फ्री लीगल एड मांग सके। ये बात करता है आर्टिकल 22 क्लॉज 1। अब क्लॉज 2 को देखें तो वो भी 2 चीजें डिस्कस करता है। पहला, 24 आवर्स का टाइम फ्रेम। अरेस्टेड और डिटेन पर्सन हैज टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 24 आवर्स। अब बिना किसी रीजनेबल रीजन के 24 आवर्स एक्सीड हो जाते हैं,
तो 24 आवर्स जब एक्सीड हो रहे हैं तो जिसने उसे अरेस्ट किया है उसको इतना ऑर्डर है कि वो 24 आवर्स के बाद उसे रिलीज कर दे। तो दो चीज़ें डिस्कस करता है आर्टिकल 22 क्लॉज 1 और 2। अब आ जाएंगे 3 और 4 में। तो आर्टिकल 3 तो एक्सेप्शंस आ जाते हैं। आर्टिकल 22 क्लॉज 4 बात करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन की, कि उसका पीरियड एक्सटेंड नहीं हो सकता पीरियड ऑफ 3 मंथ से ज़्यादा, 3 महीने से ज़्यादा किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर नहीं रख सकते। और अगर रखना चाहें तो एडवाइजरी बोर्ड जो होती है अगर वो ऑर्डर दे तो ऐसा हो सकता है पॉसिबल। तो 22 क्लॉज 4 ये बात करता है। क्लॉज 5 को देखें तो क्लॉज 5 दो राइट्स देता है वापस से जो अरेस्टेड पर्सन है या डिटेन्ड पर्सन है उसे। पहला ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन जो है राइट टू इन्फॉर्म्ड और दूसरा राइट टू बी रिप्रेजेंटेटेड। अब मान लीजिए 22 क्लॉज 5 तो राइट्स दे रहा है, अब इसमें कर्टेल करने के लिए स्टेट के पास पार आता है क्लॉज 6 से। क्लॉज 6 बताता है कि कैसे अगर ये कोई जनरल इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म कर रहा है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड या राइट टू बी रिप्रेजेंटेटेड, तो उसे कर्टेल किया जा सकता है अगर कोर्ट चाहे तो अब आ जाता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि मेंशन है आर्टिकल 23 और 24 में, जो गारंटी करता है एवरी सिटीजन प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फोर्स लेबर। तो इसमें पहला आता है आर्टिकल 23, जो कि डील करता है दो सब्जेक्ट मैटर्स में, पहला ह्यूमन ट्रैफिकिंग और दूसरा फोर्स लेबर। तो पहले फोर्स लेबर का एक क्लासिक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ज़मींदार जो हैं कंपेल करते थे टेनेंट्स को टू प्रोवाइड अ कंपल्सरी सर्विस, जिनमें उनको फोर्स लेबर देना पड़ता था विदाउट इवन बीइंग पेड। तो इस वजह से आर्टिकल 23 जो है इसको प्रोटेक्शन देता है ऐसी सारी चीज़ों को। सेकेंड आ जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो इलीगल ट्रेड ऑफ मैन एंड वुमेन और चिल्ड्रन फॉर डिफरेंट पर्पसेस सब्जेक्ट करता है। तो आर्टिकल 23 यही दो चीज़ों से प्रोटेक्शन देता है। अब आ जाएगा आर्टिकल 24, जिसका सब्जेक्ट मैटर है नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और इंगेज इन अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। तो आर्टिकल 24 जो है वो बात करता है नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 मे बी एंगेज इन हजार्डस एम्प्लॉयमेंट, लेकिन एक्सेप्शन ये आ जाता है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन नॉन हजार्डस वर्क इज अलाउड। तो ये हो गए हमारे आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Part 3 of the Fundamental Rights series will be out soon, so stay tuned. Also, do like, share and subscribe to our channel. Also, don't forget to press the bell icon to stay updated.